हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ के बारे में। ये गेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम धीरे धीरे इसको समझेंगे और इससे रिलेटेड जो भी गेट में क्वेश्चंस आते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो बिल्कुल बेसिक से आपको मैं लेके चलूंगा और आप गेट में जो भी क्वेश्चन सिग्नल फ्लो ग्राफ में आते हैं वो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ होता क्या है। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या होती है ये? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो किसी भी कंट्रोल सिस्टम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है, तो इस पॉइंट को अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। इसमें जो नोट्स होते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह से नोट्स आएंगे यहाँ पर। इसमें जो नोट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सिस्टम वेरिएबल को। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कंट्रोल सिस्टम की। इसमें जो नोट्स होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं, वो बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं सिस्टम वेरिएबल। ठीक है, तो आप इतना ही लिखिएगा, पूरी थ्योरी में लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे कर सकते हो, कंट्रोल सिस्टम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और उसमें जो नोड्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सिस्टम वेरिएबल। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ जब आप पढ़ते हो तो इसमें टर्मिनोलॉजी के बाद आप क्या करते हो? मेसन गेन फॉर्मूला लगा के ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हो। तो ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन होता है किसी भी कंट्रोल सिस्टम का मैथमेटिकल फॉर्म में आप उसे कैसे लिख सकते हो। ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली रिलेट करता है इनपुट और आउटपुट को। इनपुट और आउटपुट को रिलेट करता है, तो बेसिकली मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम है जो इनपुट और आउटपुट को रिलेट करता है। तो ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली क्या होता है? आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट। ठीक है, विद ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। और ये आउटपुट और इनपुट होने चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में होने चाहिए। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, जैसे आपके पास ये सिंपल सर्किट है और इसको आप सिग्नल फ्लो ग्राफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, इसको ग्राफिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये लूप 1 है, ये लूप 2 है, केवीएल लगा देंगे, बड़ा सिंपल है। और इसके सिस्टम वेरिएबल हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें वेरिएबल i1 i2, तो हमारे पास पहले क्या है? vi है। vi इज इक्वल टू क्या हो गया? केवीएल लगाओ इस लूप में, z1 i1 प्लस z3 i1 माइनस i2। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? i1 कॉमन लेके i1 को निकाल लेंगे, i1 की वैल्यू। ठीक है, तो i1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? vi इज इक्वल टू z1 i1 प्लस z3 i1 माइनस z3 i2। तो यहां पे हो गया vi प्लस z3 i2, i1 कॉमन आ गया तो यहां पे हो गया z1 प्लस z3। तो i1 इज इक्वल टू आपका आ गया vi डिवाइडेड बाई z1 प्लस z3 प्लस z3 डिवाइडेड बाई z1 प्लस z3। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ये हो गई हमारी i1 की वैल्यू, तो ये इक्वेशन 1 हो गई एक तरह से। सेकंड लूप में जब आप लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा, सेकंड लूप में आप लगाइए तो आपके पास आ जाएगा i2 माइनस i1, i2 माइनस i1 z3 प्लस i2 z2। ये क्या लगा रहा हूं मैं? केवीएल अप्लाई कर रहा हूं, है ना, कि किसी भी लूप में जितने भी वोल्टेजेस हैं उनका जो एल्जेब्रिक सम होता है वो जीरो के बराबर होता है, इज इक्वल टू जीरो। i2 की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे तो i2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा z3 डिवाइडेड बाई z2 z3 z4, z2 z3 z4, और यहां पे आ जाएगा आपका i1। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई।
और अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ में। ठीक है, एक और इक्वेशन बन सकती है, वो क्या बनेगी, वी आउट इज इक्वल टू आपका आ जाएगा Z4 I2। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, इसको मुझे बेसिकली देखो, एक इसको आप इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, ओम्स लॉ लगाइए। इसके अक्रॉस वोल्टेज है वी आउट, इसको आप रेफरेंस मान सकते हो, रेफरेंस में वी आउट इसके अक्रॉस वोल्टेज है। तो यहाँ पे ओम्स लॉ लगाइए तो Z4 × I2 आपका वी आउट आ जाएगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट आई हैव टू मूव। अब हम इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ क्रिएट करेंगे। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ क्रिएट करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जितने भी सिस्टम वेरिएबल्स हैं उनको आपको ऐसे लिख लेना है। ये हो गया आपका V1, ये हो गया आपका I1, ये हो गया आपका I2 और ये हो गया आपका I3। I3 नहीं है, V4 है, सॉरी माय बैड। तो ये हो गया आपका V आउट। ओके, अब देखिए आप इसको कनेक्ट कर दीजिए इस तरह से। अब ये कनेक्ट जो है वो किस तरह से कनेक्टेड है, इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इनको एक बार ध्यान से देखिएगा। अब देखिए जो I1 है वो है VI इंटू Z1 प्लस Z3। तो VI तो है मेरे पास, इंटू मुझे कर देना है 1/Z1 प्लस Z3 से। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू मेरा हो गया VI Z1 प्लस Z3। अब बताइए और क्या रह गया मेरे पास, पिछली स्लाइड में देखिए I1 इज इक्वल टू प्लस करके क्या है Z3 I1 प्लस Z3 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z3। तो अब I2 से जो इसका रिलेशन है वो ये बनना है, तो हम I2 से जो रिलेशन बनना है तो उसको हम लगा देंगे यहां पर। I2 मल्टीप्लाइड विद Z1 प्लस Z3, यही था ना, Z3, इसको Z3 कर लो। हाँ नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा Z3 Z1 प्लस Z3। ठीक है, तो देखिए I1 क्या बना यहां पर, इसमें जो भी ब्रांचेस, इसमें जो भी सिग्नल आ रहे हैं उनको ऐड कर लो ना I1 में। तो I1 इज इक्वल टू यहां पे से देख के बताइए क्या बना। तो यहां से भी आप वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं। I1 इज इक्वल टू क्या हो गया, V1 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z3। और I1 क्या हो गया, ये देखिए इसको भी ऐड कीजिए, I2 Z3 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z3। तो I2 डिवाइडेड बाई multiplied with Z3 divided by Z1 plus Z3। I hope this point is clear to you। तो ये सिग्नल फ्लो ग्राफ देख के ही आप इक्वेशन बता सकते हैं। दूसरी जो इक्वेशन है वो हमको फॉलो करवानी है, ये वाली, और इसीलिए मैंने आगे नहीं बनाया था। I2 इज इक्वल टू Z3 डिवाइडेड बाई Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 इंटू I1। क्लियर? अगर मैं यहां पे लिख दूं, अगर मैं यहां पे लिख दूं Z3 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? I2 नहीं, गलत लिख दिया, इसको इस तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, हाँ, इसकी जो जो एरो है उसको मुझे इस तरह बनाना पड़ेगा। गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ये होगा, क्योंकि I1 इंटू Z3 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू I2। अच्छा, तीसरी इक्वेशन और है मेरे दोस्तों, क्या है तीसरी इक्वेशन, V आउट इज इक्वल टू Z4 इंटू I2। तो Z4 इंटू I2, तो यहां पर अगर मैं कर दूंगा, अरे यार ये क्या है,
तो यहां पर अगर मैं Z4 लगा दूं तो बिल्कुल बात सही हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? I2 इंटू Z4 इज इक्वल टू वी आउट। तो इस सिग्नल फ्लो ग्राफ को देखकर भी आप सारी इक्वेशन बता सकते हो। तो यही बात थी ग्राफ, जब मैंने आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ बताया था कि इट इज द ग्राफिकल मेथड टू रिप्रेजेंट द कंट्रोल सिस्टम इन विच नोड्स रिप्रेजेंटिंग अ सिस्टम वेरिएबल, और एक पॉइंट और नोट कर लो कॉपी पे, विच इज कनेक्टेड डायरेक्टली बाय द ब्रांचेस। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी वेरी मच क्लियर टू यू। कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, पर्सनल या प्रोफेशनल, पर्सनल नहीं प्रोफेशनल, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब हम लोग आते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ कंट्रोल सिस्टम पे, टर्मिनोलॉजी ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ पे। अब सिग्नल फ्लो ग्राफ जो है वो आपको इस तरह से सर्किट दिया जाए, इस तरह से ग्राफ बनाना हो, कम आएगा क्वेश्चन। इसमें से क्वेश्चन क्या आता है, आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ दे दिया जाता है, अब आपको उसको एनालिसिस करके ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना होता है बाय यूजिंग मेसन गेन फॉर्मूला। 99% यही क्वेश्चन आता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे टर्मिनोलॉजी, क्या क्या टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ। अब मैं थोड़ी स्लाइड और ऐड कर देता हूं, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास एक मैंने ग्राफ बना के दिया है और इसको आज हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली A1 है पर लग Q1 जैसा रहा है, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ड्रॉ करता हूं, ब्लू पेन लेता हूं, A1 लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली ये गेन है। गेन क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट। तो ये गेन दे रखे हैं सारे, A1 A2 A3 A4 A9 A8 A7 A5 A6। तो इनको आप क्या लिख सकते हो, इनको आप G भी लिख सकते हो, गेन को बेसिकली G से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैंने आपको इस तरह से लिखा दिया। अब इसमें टर्मिनोलॉजी लिख लो। नोड क्या होता है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नोड क्या होता है, ठीक है। नोड क्या होता है तो डिस्कस कर लेते हैं नोड क्या होता है। ओके, इससे पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी दे देता हूँ। टॉपिक चेंज करने से पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि टॉपिक के बीच में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है अनअकैडमी की तरफ से। 5 दिसंबर को 2021 में दोपहर में 3 बजे आपका एक टेस्ट हो रहा है, स्कॉलरशिप टेस्ट। इसमें बेसिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स आएंगे, मैथ और जनरल एप्टीट्यूड आएगा। तो इसको आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। लिंक मैं आपको दे दूंगा। इसमें क्या रहेगा, स्कॉलरशिप आपको मिलती है बेसिकली। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो मेरी आपसे बात नहीं हो पा रही, तो हम लोगों के बीच में कनेक्शन नहीं बन पा रहा। रेज अ हैंड फीचर अनअकैडमी का एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं टीचर से, जब पढ़ा रहे हैं वो। रेज अ हैंड फीचर का इस्तेमाल कीजिए और फोन पे बात कर लीजिए, कॉलिंग का सिस्टम है डायरेक्ट, ठीक है, मतलब पढ़ाते हुए समय। यहाँ पे क्या है, चैंपियन स्पीक है। इसमें जो भी अपने जो भी गेट के टॉपर्स रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो इसको स्कैन भी कर सकते हो आप लोग। ये अनअकैडमी का आस्क का डाउट फीचर है, इसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अपलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बता रखा है। वैसे तो आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में जानते ही हो कि आपका जो प्लेटफॉर्म है उसका सब्सक्रिप्शन आप ले लेते हो, जितने भी लेक्चर्स हैं आपको, जो भी फैकल्टी लाइव आ रही है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं, तो वहाँ पे वन ऑन आप क्लासेस कर सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन थोड़ा एबव वाला सब्सक्रिप्शन है। इसमें क्या रहता है, वन ऑन वन क्लासेस भी, वन ऑन वन मेंटरशिप इसमें रहती है, आपके पर्सनली डाउट सॉल्व किए जाएंगे। तो ये भी आप देख सकते हो एक बार, ठीक है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन मेरे हिसाब से बेस्ट रहता है। अगर आपको वन ऑन वन सेशन की जरूरत है तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि क्या प्राइस पे अभी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, गेट एंड ईएससी 2023 के लिए आपके बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, 1 दिसंबर से। तो यहां पर आपको इनरोल करना है तो आप इनरोल कर सकते हैं विद्या ट्रांस लाइव कोड का इस्तेमाल करके, तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो विद्या
ट्रांस लाइव कोड का आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा, और यही कोड का आप इस्तेमाल कीजिएगा जब आप स्कॉलरशिप के लिए रजिस्टर्ड भी कर रहे हो। सब चीज के लिए आपको विद्या ट्रांस लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। तो ये अर्ली प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सेम विद ईसी बैच, 1 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, सिग्नल लर्न सिस्टम स्टार्ट हो रहा है आपका। तो आप सेम कोड का इस्तेमाल करके 10% ऑफ अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हाँ, तो यहां पर मैं टर्मिनोलॉजी आपको बताने वाला था बेसिकली नोट्स के बारे में। तो सबसे पहले नोट्स से स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज टर्मिनोलॉजी कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपके इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नोट्स। तो नोट्स क्या होता है? ये बेसिकली नोट्स होता है, रिप्रेजेंट करता है सिस्टम वेरिएबल को, रिप्रेजेंट सिस्टम वेरिएबल। बिल्कुल सही बात है। यहां पे भी आपने देखा पिछले, यहां पे आपने देखा कि ये क्या कर रहे थे, सिस्टम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे थे नोड्स। तो ये आपको यहां से भी पता चल गया, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज है, इट रिप्रेजेंट अ सिस्टम वेरिएबल एंड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इनकमिंग सिग्नल, ठीक है। तो अगर ये आपका नोड, ये आपका अगर यहां पर मैं आपको दूं इट्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल इनकमिंग सिग्नल, तो अगर इस नोड पे जो सिस्टम वेरिएबल है वो I1 है, तो ये I1 इज इक्वल टू क्या है, जितने भी इनकमिंग सिग्नल आ रहे हैं उनका सम। बिल्कुल बात सही है कि नहीं है? तो I1 ये है, तो इस पे इनकमिंग सिग्नल आ रहा था V1 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z3, तो इसको हमने ये कर दिया। और एक इनकमिंग सिग्नल आ रहा था ये I2 इंटू Z3 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z3, तो इन इनकमिंग सिग्नल का सम आपका नोड जो सिस्टम वेरिएबल है उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इन नोड पे जो सिस्टम वेरिएबल है उनको रिप्रेजेंट करते हैं जो भी इनकमिंग सिग्नल है उनका सम, ठीक है। तो आप इधर लिख सकते हो नोड्स रिप्रेजेंट सिस्टम वेरिएबल एंड द सिस्टम वेरिएबल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इनकमिंग सिग्नल एट इट, ठीक है। ज्यादा लिखने में ध्यान नहीं दूंगा, मेरे जो बोल रहा हूं उसको लिखते जाइएगा। तो मैं लिख देता हूं, चलिए। and the system variable and it is equal to sum of all incoming signal। दोस्तों ये सब्जेक्ट मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ा रहा हूँ रोज रात 9:30 बजे। तो वहां पर लाइव क्लास रहती है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रोज क्लास रहती है और लाइव रहती है, तो आपका मेरे साथ इंटरेक्शन भी हो जाएगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन वहां पे पूछ सकते हैं, उसकी लिंक दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए दूसरी डेफिनेशन जो आती है वो आती है इनपुट एंड सोर्स नोड की। दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है वो है इनपुट एंड सोर्स नोड। इसमें क्या होता है, तो ये एक ऐसा नोड है, इनपुट नोड उसको कहते हैं जिसमें केवल आउटगोइंग ब्रांच होती है। तो यहां पे लिख लो ओनली आउटगोइंग ब्रांच। ओनली आउटगोइंग ब्रांच। तो यहां पे देखिए कौन सा आपको लग रहा है इनपुट एंड सोर्स नोड, तो ये है आपका इनपुट एंड सोर्स नोड, केवल आउटगोइंग ब्रांच है, ठीक है। आउटपुट नोड बताइए। आउटपुट नोड, आउटपुट नोड वो नोड होता है जिसमें केवल और केवल इनकमिंग ब्रांच होती है। ओनली नहीं लिख सकते, मैं लिख देता हूं इनकमिंग ब्रांच, ठीक है। ओनली नहीं, क्योंकि इसको हम एक्सटेंड करके इससे एक आउटगोइंग ब्रांच भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे निकाल दी। देखो ये था आपका आउटपुट नोड, इसमें केवल और केवल क्या थी, इनकमिंग ब्रांच थी। लेकिन इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, यहां पे 1 कर दिया, तो ये आपका आउटपुट नोड आ गया, ठीक है। तो भी ये आपका आउटपुट नोड ही है। तो आप इस तरह से नहीं लिख सकते कि ओनली इनकमिंग, है ना।
अब देखो x5 से आउटगोइंग भी तो निकल रही है, पर 1 है वो x5 के बराबर ही है। तो इन जनरल आप समझ लो कि जिसमें इनकमिंग ब्रांचेस होती हैं, पर हो सकती हैं इसमें आउटगोइंग ब्रांचेस भी हो जाएं, जिसका गेन मैं 1 ले लूं। ठीक है, तो ऐसे आपने समझ लिया इनपुट एंड सोर्स नोड ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस, आउटपुट नोड इनकमिंग ब्रांचेस। इसके बाद आता है आपका मिक्स्ड और चैन नोड। अब मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए मिक्स्ड एंड चैन नोड कौन कौन से हैं। ये नोड इनकमिंग नोड हो गया, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख देते हैं x1। ये नोड आउटपुट नोड हो गया, ये हो गया आपका x5। मिक्स्ड एंड चैन नोड हो गया आपका मिक्स्ड एंड चैन नोड, मतलब जिसमें इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ही हैं। बताइए कौन कौन से हैं वो, बताइए। A2, x3, x4, x3 एंड x4 जो हैं वो आपके x3 एंड x4 आपके हो गए मिक्स एंड चैन नोड। यहां पे लिख दो जो नोड, जिन नोडों में इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों है, तो इनकमिंग आउटगोइंग बोथ, इनकमिंग ब्रांच एंड आउटगोइंग ब्रांच बोथ, इनकमिंग प्लस आउटगोइंग। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग और भी कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर आता है एक फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, फॉरवर्ड पाथ के बारे में देखते हैं, और इसके बारे में आप जो बोलूंगा वो लिखते जाइएगा अपनी कॉपी पे। तो फॉरवर्ड पाथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेसन गेन फॉर्मूला में इसका यूज होता है। तो फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, कई लोग इसमें गलती करते हैं, तो आज मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। इट इज अ पाथ फ्रॉम इनपुट नोड टू आउटपुट नोड। इनपुट नोड टू आउटपुट नोड में पहुंचने के लिए जो पाथ है वो आपका फॉरवर्ड पाथ कहलाता है। तो आप लिख सकते हो इट इज अ पाथ, इट इज अ पाथ फ्रॉम इनपुट नोड टू आउटपुट नोड। ठीक है, तो देखो इनपुट से आउटपुट तक पहुंचने के लिए जो भी आपको पाथ मिल रहा है वो फॉरवर्ड पाथ कहलाएगा। पर इसमें बातें याद रख लेना, मैं आपको बताता हूं क्या क्या बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो गलती करते हैं लोग, आंसर आ जाता है गलत, फिर आपको बाद में जाके पछतावा होता है कि ये हमने क्यों नहीं पढ़ा विद्या ट्रांस से पहले। ठीक है, अब देखिए यहां से आपको यहां पे जाना है, यहां से आपको यहां पे जाना है। तो इसके कितने पाथ हैं, एक तो ये हो गया x1, A1, A2, A3, A4, ये गेन को आप मल्टीप्लाई करते जाओगे फॉरवर्ड पाथ में। A1, A2, A3, A4, ये हो गया एक फॉरवर्ड पाथ। तो फॉरवर्ड पाथ एक हो गया आपका फॉरवर्ड पाथ नंबर 1, A1, A2, A3, A4। एक देखिए, एक कई लोग ये फॉरवर्ड पाथ कह देते हैं, पर ये क्यों नहीं है मैं बताता हूं। A1, A2, A3 घूम के आ गए इसी पॉइंट पर, फिर A4 घूम के आए, A7 भी कंसीडर कर दिया, A4। तो यहां पर याद रखिएगा, मैं इसको ड्रॉ करता हूं अलग पेन से, ब्लू से। A1, A2, A3, A7, A4 जो है वो क्या है, वो फॉरवर्ड पाथ है या नहीं। A1, A2, A3, A7 और A4 ये फॉरवर्ड पाथ है कि नहीं। तो ये आपका फॉरवर्ड पाथ नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड जब हम पाथ निकालते हैं तो पाथ की एक कंडीशन होती है कि अगर आप एक नोड पर आ गए तो दोबारा घूम के उसी नोड पर नहीं आ सकते। ठीक है, तो अगर आप इस नोड पर आ चुके हैं और दोबारा घूम के इसी नोड पे आ गए तो ये आपका पाथ नहीं कहलाएगा, तो ये फॉरवर्ड पाथ नहीं है। दूसरा फॉरवर्ड पाथ हो गया A1, A5, A4। ठीक है, A1, A5, A4 इनपुट से आउटपुट की तरह आपको जो ले जाने वाला है वही आपका फॉरवर्ड पाथ है। जैसे आपकी लाइफ में जो फॉरवर्ड पाथ है वो क्या है, गेट की ओर जाना।
ठीक है, या किसी एक अच्छी जॉब की ओर जाना या एक अच्छा बिजनेस खोलना, तो वो आपका फॉरवर्ड पाथ है। वहां पर किसी एक पॉइंट पर घूम के दोबारा नहीं आना, ठीक है, तो वो पाथ नहीं कहलाएगा। अगर आप घूम के एक ही चीज को बार बार पे आएंगे तो वो आपका पाथ नहीं कहलाएगा। तो A1, A5, A4 इज अनदर पाथ, सेकंड पाथ हो गया, ये फॉरवर्ड पाथ ही है सारे। थर्ड क्या हो गया जो मैंने अभी आपको बताया, A1, A1 और A6, तो ये आपका फॉरवर्ड पाथ हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी रह गई है, जैसे लूप्स वगैरह मुझे बताने हैं, लूप्स क्या होते हैं, ठीक है, और नॉन टचिंग लूप्स क्या होते हैं, और मेसन गेन फॉर्मूला क्या होता है, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो लूप्स, नॉन टचिंग लूप्स और मेसन गेन फॉर्मूला, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बताएंगे, ठीक है। और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा नेक्स्ट लेक्चर की, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में आपके हो जाएंगे। और इसके साथ साथ गेट के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराएंगे, गेट न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आई होप दिस लेक्चर इज यूजफुल टू यू। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।